अब स्टेज पर कुछ ऐसे मेहमानों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जिन्होंने देश की दुग्ध क्रांति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। सबसे पहले आनंदा ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित जी का तालियों से स्वागत कीजिए। उसके बाद झांसी से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए खासतौर पर पधारे हैं ओपी सिंह जी, जो बेलिनी ग्रुप के CEO हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं दुष्यंत भाटी जी, जो कि मालिक हैं धनश्री फूड एंड बेवरेजेस के, जिन्होंने डेयरी, पशुपालन और खेती में काफ़ी काम किया है। अब निर्मल यादव जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आइए और ये मंच मैं आपको सौंपती हूँ। और अब इस सत्र में बात होगी पशुधन पर, दूधिया प्रकाश पर। हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। शैलेश चतुर्वेदी जी हमारे एडिटर इन चीफ हैं किसान इंडिया के। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सेशन बड़ा चर्चाओं से भरा हुआ था। तमाम ऐसे मुद्दे उस सत्र में उठाए गए जो हमारे देश के किसानों की हकीकत को बयां करते हैं। इसके बाद हमारा अगला सत्र है दूधिया प्रकाश का। एक सफ़ेद क्रांति के नाम पर हमारे देश में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ और पशुपालन की परंपरा हमारे देश में खेती के साथ एक तरह से अगर हम कहें कि ये आत्मा और परमात्मा संबंध की तरह है। बिना पशुपालन के हम खेती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। खेती में अब जो आधुनिक तकनीक है, ख़ासतौर से हरित क्रांति के बाद आई, उसने कहीं ना कहीं पशुपालन को पीछे छोड़ दिया और समस्या के रूप में हमारी गौ माता आज सड़कों पर है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, ये ऐसे बड़े राज्य हैं जहां आज हाईवेज़ पर गाय हमको देखने को मिलती है। तो समस्याएं अनेक हैं। हमने पिछले सत्र में भी समस्याओं की बात की। सभी किसानों से अनुरोध है कि आप लोग बैठ जाएं। किसानों का उत्साह ये बता रहा है कि वो इस चर्चा में कितना उत्सुकता के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे डेयरी को लेकर। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे किसान साथी जो है वो आ चुके हैं और स्थान ग्रहण कर लेंगे। डेयरी को लेकर हम बात कर रहे थे। समस्या थी और इस समस्या का समाधान हमारे किसानों ने ही दिया। इस सेशन में हमारे जो मेहमान हैं जो समाधान की बात करते हैं, चूँकि हम भारत के लोग हैं और भारत के लोग समस्याओं में नहीं जीते हैं, समाधान में जीते हैं, इसलिए गाय और डेयरी को हम कैसे अपनी खेती का एक मजबूत आधार बनाएं, इसका उदाहरण आप सभी लोगों ने पेश किया है। अगर हम संक्षेप में इनका परिचय दें, डॉक्टर RS दीक्षित जी, आप संस्थापक हैं आनंदा डेयरी। हम सब ने नाम सुना है और पूरे देश में तब जबकि डेयरी को एक इंडस्ट्री या सेक्टर के तौर पर हम नहीं जानते थे। 1985-80 के दशक में एक बड़े समूह की स्थापना करके और आज पूरे देश में जो है वो दुग्ध क्रांति के वाहक बने हैं। इसके अलावा 2020 का जो दशक रहा, जबकि गाय की समस्या, अन्ना पशुओं की समस्या पूरे उत्तर भारत में चरम पर थी, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रयोग किया और प्रयोग था हमारी खेती किसानी में जो मातृशक्ति लगी है, नारी शक्ति का कैसे हम सदुपयोग करें, उसको साथ में लेकर एक कंपनी का गठन किया गया। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जो दुश्वारियों से भरा हुआ माना जाता है, उस इलाके में बलिनी समूह महिलाओं की पहल पर गठित हुआ और आज जो है वो सफलता के तमाम ऐसे झंडे गाड़ रहा है जिसको लेकर पूरी देश में, दुनिया में चर्चा हो रही है। बलिनी समूह के CEO हैं ओपी सिंह जी। इनकी देखरेख में और इनके प्रबंधन में इस समूह ने सफलता के जो है वो तमाम नए आयाम गढ़े हैं। दुष्यंत भाटी जी हैं हमारे साथ। धनश्री जो है वो डेयरी फार्म है, गाज़ियाबाद से आते हैं, युवा हैं और इन्होंने भी एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है जो पूरी खेती की परिभाषा को, उसके नए आयाम को जो है वो जोड़ने वाला साबित हो रहा है। यानी हम खेती में कैसे आगे बढ़ते हुए अपने पशुपालन को जो है वो साथ में रखें, इसका एक उदाहरण है। तो चर्चा हम शुरू करते हैं कि डेयरी को लेकर जो भविष्य है, यानी दुग्ध उत्पादन की जो चुनौतियां हैं, उसको लेकर आपका चूँकि सबसे लंबा अनुभव रहा है सर दीक्षित साहब, क्या लगता है कि आने वाला भविष्य, फिर वहीं 2047 को लेकर हम बात कर रहे हैं लगातार, डेयरी सेक्टर का क्या भविष्य आपको अब दिख रहा है अपने इस 3 दशक के अनुभव के आधार पर?
धन्यवाद। सबसे पहले मैं किसान भाई और बहनों को नमन करता हूं। देखिए, हर व्यक्ति जब भी किसान के बारे में बात करता है तो उसको दूसरी उपाधि देता है किसान के साथ में अन्नदाता। और अगर इसकी टोटल अगर आप कैलकुलेशन देखें तो अन्न के साथ में दूध भी एक ऐसा उत्पाद है जो कि जिसकी अगर टोटल वैल्यू देखी जाए तो अन्न से कहीं ज़्यादा होती है। और पूरे भारत में हम सबको पता है कि भारत पूरी दुनिया का नंबर 1 देश है दूध के उत्पादन में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर निर्मल जी ने जिस प्रकार से मेरे से पूछा कि 2047 के बारे में आपका क्या दर्शन है, तो अगर हम डेवलप कंट्री के बारे में बात करें तो यूएस अमेरिका, वहाँ पर 1.8 लैक्टेशन मतलब 2 ब्यात लेता है किसान एक गाय से, क्योंकि वहाँ गाय को माता नहीं मानते हैं, वो गाय को सिर्फ एक दूध देने वाला पशु मानते हैं, मशीन, और वो मशीन मानते हैं। और 2 ब्यात लेते हैं और 2 ब्यात के बाद वो जो करते हैं वो आप जानते हो। अगर इसी बात को यूरोप में देखें तो वहाँ 5 से 7 लैक्टेशन ब्यात लेते हैं, क्योंकि वहाँ हर नई गाय को सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना, लाइसेंस लेने की फ़ीस ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा ब्यात लेते हैं। ऐसे ही और कंट्री की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, इजराइल की बात करें, तो सब जगह वहाँ यही प्रथा है। हमारे भारत में गाय को माता समान समझते हैं, तो यहाँ अगर वक्त की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है इसकी जेनेटिक पे काम करने की। अगर ये काम किसान, सरकार, बैंक, हम जैसे लोग सभी मिलकर के काम करेंगे तो 2047 का सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि आज अगर गांव में जाकर के देखें तो जिसका बच्चा आज बड़ा हो जाए और उसकी शादी होनी है और लड़की को ये पता चले कि तुझे जाकर के गाय, गोबर और सानी ये सब कुछ करना है, तो वो बोलेगी कि दूध खरीद लेंगे, दूध पैदा नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि गांव में ग्लैमर चाहिए, किसान के घर में ग्लैमर चाहिए। ग्लैमर आएगा निरंतर बढ़ती आमदनी से, वो आएगी अच्छी जेनेटिक से। और अच्छी जेनेटिक आज ये जो एआई टेक्नोलॉजी है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, उससे भी नहीं आ पाएगी। अभी तो लोग नेचुरल सर्विस पर खड़े हुए हैं, वो एआई पर पहुंचने में उनको दिक्कत हो रही है। और जाना है कहाँ पर? एम्ब्रियो पर। ईटीटी, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जब करनी है, जैसे ह्यूमन में है आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी, इस पर होने से हमारा वो सपना पूरा होगा। अब इससे क्या होने वाला है? अगर ब्राज़ील जैसा देश, जिसने हमारे देश से गिर गाय को लिया 80 साल पहले, उन्होंने उसकी जेनेटिक को और बेहतर करके इसी गिर गाय को जेनेटिक डेवलपमेंट करके एक नई नस्ल को पैदा किया, उसका नाम है गिरलैंडो। ये गिरलैंडो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। अब सरकार ने ये एग्रीमेंट किया है कि आप ब्राज़ील जैसे देश से अपनी ही जेनेटिक को वापस ला सकते हो, क्योंकि ब्राज़ील में भी जो टेम्परेचर है हमारे देश जैसा है, गर्मी में गर्मी रहती है, ठंड में ठंड रहती है, तो वहाँ से जेनेटिक लाई जा सकती है, क्योंकि वो पहले हमारी जेनेटिक को ले गए हैं। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है। मैं अब थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि पिछले 6 साल से हमने 5 गिर और साहिवाल की बछिया अपने पास रख कर के किसान का जैसा जीवन जीना शुरू किया। उन 5 बछियों से 6 साल के अंदर और भी गाय ला करके किसी एक व्यक्ति का पूरा एक कैटल फार्म मिल रहा था, वो हमने लिया। आज हमारे पास 400 गाय हैं। उन 400 गायों को रख करके किसान का जीवन जी करके समझा है कि इस पर कितना खर्चा लगता है, क्या परेशानी आती है, दवाई कितनी लगती है, टेंशनें क्या आती हैं। तो सही मायने में जब तक आप उसमें
जियोगे नहीं तो आप परेशानी को नहीं समझोगे, समाधान नहीं समझोगे। अब हमने साथ में क्या काम किया है कि एम्ब्रियो का पूरा सिस्टम डेवलप किया है। वहाँ पर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट लोग वहाँ पर रखे हैं, अपनी टीम मेंबर बनाए हैं जिन्होंने पीएचडी किया है एम्ब्रियो में, यंग हैं, पीएचडी किया है एम्ब्रियो में। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आज हम बैठे हैं 17 तारीख में, अगले 7 दिन के अंदर ये लैब का उद्घाटन हो जाएगा। हम वहाँ पर एम्ब्रियो बनाएंगे, इंडिया की टॉप जेनेटिक गिर और साहिवाल नस्ल की गाय का जेनेटिक जो पैदा करेंगे वो फार्म में वहाँ पर डेवलप करेंगे। और ये पूरी टेक्नोलॉजी जो 10 साल लगा करके तैयार हो रही है, ये किसान को समर्पित की जाएगी। जी, 1 मिनट और लूँगा। आपको जानकर के हैरानगी होगी, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें जो काम कर रही हैं वो इसका मूल्य किसान से ले रहे हैं 35,000 रुपया एक एम्ब्रियो का। और हमने आज से 6 साल पहले संकल्प किया था, उसके बाद महंगाई भी बढ़ी है, कि हम ये एम्ब्रियो किसान को देंगे 5 से 10,000 रुपये की कीमत में, महंगाई बढ़ने के बाद भी। फिर हमने निरीक्षण किया कि किसान 100 रुपया दे रहा है एआई आपका सीमन के स्ट्रॉ का, वो 5 से 10,000 भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आती है वो वाकई 10,000 से कम की कॉस्ट नहीं आएगी। फिर हमने देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई से बात की कि इसको कैसे संभव किया जाएगा। तो एसबीआई ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस एम्ब्रियो को फाइनेंस कर देगा और किसान से हम 100 से 200 रुपया लेंगे और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस करवाएंगे। फिर हम सरकार से भी बात कर रहे हैं कि अगर आप सही मायने में विकास चाहते हो पूरे राज्य का, और आप चाहते हो कि मेल काफ मतलब बछड़ा नहीं हो, और आप चाहते हो कि मेल काफ रोड पे ना घूमे, आप चाहते हो एक किसान दूसरे किसान के खेत में ना छोड़े, तो ये सबसे बेहतर वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी है, प्रूवन। इस पर सबको जुट करके काम करना होगा। बिल्कुल। मेरी जगह अगर कोई भी इंडस्ट्री वाला होगा, वो सबसे पहले क्या करता है, फैक्ट्री लगाएगा, वो काम कर देगा जिसमें पैसा लगाए और बिजनेस चालू हो जाए। हमने सबसे ऐसे काम को पकड़ना शुरू किया है, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि अगर इस काम में देरी हुई और जिस दिन किसान ने ये मना कर दिया कि मैं दूध पैदा नहीं करूंगा, तो आप ये कहाँ से लेके आओगे दूध? पानी, हवा और लिक्विड वाली कोई भी चीज़ें आप अपने देश में कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। इस पर इतना कॉस्ट लग जाएगा कि देश सरवाइव नहीं करेगा। आज अगर हवा प्रदूषित है तो आप अपने देश में हवा किसी विदेश से नहीं ला सकते हो। अगर अपने देश का पानी खराब हो जाए तो पानी इंपोर्ट नहीं कर पाओगे आप, इतने पैसे आपके पास कभी नहीं होंगे। तो अगर इस सिस्टम से हम काम करेंगे तो पूरी गाय की जेनेटिक को इंप्रूव कर देंगे। यही देसी गाय दूध कितना देगी? जो आज 6 से 8 लीटर देती है किसान के घर में, ये पहले फेस में दूध देगी 20 से 25 लीटर। जी, और सर भविष्य की बात हम और फिर कर लेंगे और भी मेहमानों से। बस लास्ट खत्म कर रहा हूं मैं। इसकी जो क्षमता की जो लास्ट लिमिट होगी वो 50 से 70 लीटर पर जाया जा सकता है। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। हमारे अगले मेहमान ओपी सिंह जी हैं। बुंदेलखंड में जिस तरह से ये जो सफल प्रयोग हुआ बलनी का, ये भविष्य की एक नई राह दिखा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है, हमारी नारी शक्ति जो है वो इस पूरे मिशन में इन्वॉल्व है। तो अब तक की 2019 से लेकर 2025 तक की ये जो यात्रा है बलनी की, क्या आपका अनुभव और भविष्य की जो चुनौतियां, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, उन चुनौतियों को हम कैसे पार पाएंगे उनसे? बलनी इसमें कहाँ अपने आप को पाती है? नमस्कार। आज फ़र्क यही है कि हम लोग एक वीक में 2 या 3 बार तो होता ही है, कभी रात में भी जाते हैं, गांव में जाते हैं। आज फ़र्क यही है कि किसान हमारे वही हैं, सिर्फ दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बेसिकली वेटनरी साइंस का ग्रेजुएट हूँ हिसार से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से।
काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने को मौका मिला। नेस्ले में काम किया, मदर डेयरी में काम किया, अमूल में काम किया, हाइंज में काम किया। बट अब जो काम पिछले 7 वर्षों से कर रहा हूँ, हमें बेसिकली बहुत आनंद आ रहा है और हमारे किसान को भी बहुत आनंद आ रहा है। एक योजना यूपी सरकार ने लाई कि यार महिलाओं के लिए कुछ बुंदेलखंड में काम करना है, कर पाओगे? कई सारे साथी, मैं अभी दीक्षित साहब को बता रहा था कि कई सारे साथी लखनऊ में इकट्ठे हुए आज से 7 साल पहले। लोगों ने कहा साहब हमें नौकरी करनी है, तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं कहाँ बुंदेलखंड जाऊंगा, मैं कहाँ रोहेलखंड जाऊंगा। तो नई बात बनी। 5 लोगों में सौभाग्य था हमारा आज कि बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों में किसानों के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे फादर भी टीचर रहे और मेरा घर आज भी खेती किसानी का ही गांव है और वही करते हैं घर वाले। अभी जैसे सर ने कही थी, पिछले में सुन रहा था, सर ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट। एक बात मैंने बहुत सारी चर्चाएं हुई, बट उसमें सर की एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई, जो मैं हर जगहों पे बोल रहा हूं कि आपको किसान को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको उनको मार्केट दे दो। मार्केट देने के बाद वो खुद बिंदास है, वो हर काम को कर सकता है। वो पशुपालन उनसे हमने सीखा, पशुओं में रोग किससे होता है उसमें सीखा। 5 साल पढ़ के मैंने कुछ नहीं सीखा, पढ़ने के बाद जब किसानों के बीच में गया तो सीखा। तो जब वहां जाना हुआ तो चर्चा हुई कि भाई महिलाओं की डेयरी बनानी है। अब आप सब जानते हैं महिलाएं वहां इतना घूंघट करती हैं और पुरुष प्रधान हमारा देश भी है, बुंदेलखंड तो वैसे भी काफी पिछड़ा हुआ अपना क्षेत्र है। तो याद है हमें 2019 के करीब अप्रैल मई के महीने में हम लोग गांव में 2 लोग घूमने लगे। जब आप बताओ किसी को, किसान को बताओ कि यार आपके भले के लिए आपकी डेयरी होगी जिसमें मालिकाना हक आपका होगा, कोई विश्वास नहीं करता। क्यों करे? क्योंकि इतनी ठगी हुई है, इतनी योजनाएं बहुत आती है, बट जैसे भी नीति और नियत की बात हो रही थी, तो नियत देखिए, नीति सरकार बनाती है, नियत अधिकारियों का होता है। मेरा नियत ठीक नहीं है तो मैं तनख्वाहें लूंगा, घर जाऊंगा, यही हो रहा है। इसमें कहीं कहने में गुरेज नहीं है कि भैया मेरी तनख्वाह, मेरी नौकरी लग गई, मैं फिक्स हो गया कि मेरा तो रिटायरमेंट तक पक्का चलना है, मैं कुछ और सोचने लगता हूं, मैं कुछ व्यापार में लग जाता हूं। तो मेरे को याद है हम दोनों एक बोलेरो से कम 20 गांव लगातार घूमे 3 से 4 दिनों में, बट किसी ने विश्वास नहीं किया कि सरकार ने ऐसी योजना लाई है जिसमें कि दीदी लोग मालकिन होगी। लोग हंसते थे, बोले अरे यहां तो बंदे को मालिक नहीं बनाया जाता, आप तो दीदियों को मालिक बनाने की बात कर रहे हो। खैर समय धीरे धीरे गुजरता रहा और हम लोग उस पर लगे रहे। जब जिस गांव में भरोसा नहीं किया किसानों ने, उसी गांव में रुक गए रात में, उन्हें के यहाँ खाया, सारी बातें की, मैं कह कि आप जुड़िए इससे। और आज बता दें, आज के तारीख में 92,000 से 93,000 दीदी लोग जुड़ी हुई है, मतलब 93,000 परिवार इससे जुड़ा हुआ है संस्था से। जिस क्षेत्र में आप देखिए कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, हमारे देश में बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव हुई, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी डेयरी की, लेकिन उस बुंदेलखंड में दूधिया सिस्टम चला। दूधिया जाता, शहरों में दूध ले जाता, और फिर वही बातें सर वाली है कि मार्केट नहीं मिला तो प्रोडक्शन नहीं हुआ। और हम लोगों ने बैठ के नीति क्या बनाई कि बुंदेलखंड में दूध खरीद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दूध ही नहीं है। आपको सबसे पहले मार्केट देना पड़ेगा, जो प्रोड्यूस है उसका सही प्राइस देना पड़ेगा, और वो प्राइस कौन तय करेगा? किसान तय करेगा। किसान से बात हुई कि क्या दिक्कतें हैं आपकी, कैसे दिक्कतें हैं, उनके बीच जाओ, उनको महसूस होना चाहिए कि जो अधिकारी है, जो व्यवसायी है, वो मेरी बात सोचता है। जब मेरी बात सोचेगा तब आपका साथ देगा, अदरवाइज आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं। आज 1400 गांव, 7 जनपद के करीब करीब इलाकों में 3 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन हम लोग खरीद प्रबंध करते हैं, और उसकी सारी मालिकाना हक दीदियों का है, क्योंकि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो चुनौती की बात सर ने करी, निर्मल सर ने, कि चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियां तो सबसे पहले विश्वास दिलाना है। आज गन्ने का किसान हो, आलू का किसान हो, किसी का किसान है, उसको एक भरोसा देना पड़ेगा कि आप जो ये करवा रहे हो अभी इंश्योरेंस, अभी आप 150, 200, 500 एकड़ का दे रहे हो, अगर फसल खराब होगी तो इंश्योरेंस आपको पक्का मिलेगा। ये कहीं ना कहीं गारंटी मिल रही है, बट वो मिल नहीं रहा है, इसलिए भी किसान कहीं ना कहीं बैक होता है। वो हम लोगों ने विश्वास जीता, क्योंकि हमारी टीम में आज 180 लड़के हैं। हमने सबको कहा कि जो बात हम लोग गांव में कहेंगे वो सच ही कहेंगे, मतलब झूठा नहीं बोलेंगे उस किसान को। सबसे पहली बात तो यही, जो बात बोलेंगे कि हाँ साहब हम 50 रुपए देंगे तो 50 ही देंगे, 55 देंगे तो 55 देंगे। कहीं भी कुछ भी किसान आपको बोले, उसकी बात को सुनिए, लेकिन झूठा वादा मत कीजिए। उससे ओवर द टाइम क्या हुआ,
भरोसा जीता। और शुरू में तो एक दो को जोड़ने में समस्या आई हुई, आज क्या है, वो आगे ससुराल को फ़ोन करता है कि साहब मेरा ससुराल फलाने जगह है, वहाँ पे 50 किसान है, जोड़िए उनको। वो अगला 50 किसान कहता है मेरी दीदी फलाने जगह है, वहाँ जोड़िए उनको। और एक मुहिम बन गया और चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। अब दूसरी बात क्या है कि ऐसी संस्थाएं एक बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते फिर खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म हो जाती हैं? क्योंकि बाजार नहीं है, अपना बाजार नहीं है। कि हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक रहा कि हमने 10,000 FPO बनाने हैं, बन भी गए, लेकिन विद द टाइम कुछ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ना तो कोई कंप्लायंस पूरा कर पाता है, ना तो किसी का बिजनेस का टर्न अराउंड हो पाता है। उस स्थिति में आज हमारी संस्था भी है। आज हमारी संस्था XYZ पर निर्भर थी कि दूध हम उठा लेंगे, लेकिन दूध खरीदेगा कोई और। अगर उसने अपना शटर डाउन किया तो हमारे 1 लाख किसानों का शटर डाउन हो जाएगा। उसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने मल्टीपल की, मैं महाराष्ट्र भी दूध भेजता हूँ, मैं आपके दिल्ली भी दूध भेजता हूँ, और मेरठ भी दूध भेज रहा हूँ, वहाँ से पंजाब भी दूध भेजता हूँ। मैंने मल्टीपल लोगों को दूध दिया हुआ है ताकि कि कोई एक शटर बंद करे और ऐसा ना हो कि मेरा 14 के 14 शटर बंद हो जाए। पहली बात। दूसरी, साथ में हम लोगों ने अपनी ब्रांडिंग शुरू की। और तीसरी बात कि किसान, ये जो संस्थाएं हैं, किसान की संस्था है, ये बढ़ेगी कैसे, किसान जुड़ेगा कैसे, किसान आसान्वित कैसे होगा, भरोसेमंद कैसे होगा? अगर वो आपका शेयर होल्डर है, अगर आपकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो उसको हर बार लाभ चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर कंपनियां लाभ करेगी और किसानों को लाभ हो वापस नहीं मिलेगा, तो कोई आपसे जुड़ेगा नहीं। लाखों का नंबर घटते घटते वो हजारों में आप आ जाएंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि पिछले 6 वर्षों में, जिसमें 2 साल कोविड का भी था जब सारे होटल बंद थे और पूरा देश के कॉलेज स्कूल बंद थे, ये दीक्षित साहब इसको एक्नॉलेज करेंगे कि उस टाइम पे मिल्क प्रोक्योरमेंट का भी रेट गिर गया था, सेल का भी रेट गिर गया था, बहुत बुरा स्थिति था। उस टाइम को भी अगर ले लें तो पूरे कंपनी ने अब तक 6 सालों में 2000 करोड़ के कारोबार किए, मोटा मोटी। और एक किसानों की संस्था है, कंपनी इसको रखा गया, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। और उस 2000 करोड़ में 1703 करोड़ रुपए डायरेक्ट उनको पेमेंट कर दिया गया। और आज सरकार ने कुछ ग्रांट दिए थे, उससे ज्यादा पैसा, करीब करीब 50 करोड़ रुपया किसानों के लिए वो FD कराया हुआ है। तो नियत सिर्फ होनी चाहिए, मेरा इतना ही समझना है। नीतियां बहुत हैं, नियत होनी चाहिए, काम बढ़ना ही बढ़ना है। धन्यवाद। तो इन उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत भाटी जी, मैं एक सेकंड दुष्यंत जी से आपका सवाल लेंगे सर, बिल्कुल प्लीज। ना पूछिए साहब, पूछ पूछिए लीजिए, प्लीज प्लीज। पूछ लीजिए। FPO की सफलता का तो हमें आपके माध्यम से पता चल गया। जी साहब। मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी फार्मर या दीदी आपसे जुड़ी जी। हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में आप कितना बदलाव आया, बिल्कुल मुझे सही सही ईमानदारी से बताए। उनके जीवन में कितना बदलाव आया, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई, एक बात। और खाली क्या उन्हें गाय भैंस पालने तक सीमित रखा, दूध निकालने तक सीमित रखा, या उनके उस काम को आपने हाईटेक भी किया? इन 2 बातों पे आप सीधा सीधा बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। और आपके सर सवाल ऐसे है ना कि पैनल में दहशत हो जाता है सर। लेकिन बहुत अच्छा सर आपने सवाल किया, मैं भूल ही गया था बताना है। एक्चुअल क्या होता था कि पहले क्या होता था, जो 19 में बात था कि जिसके पास दूध था वो लेके जाता। मैं सच्ची, आपने बोला तो सच्ची बोलूंगा, कुछ शब्द होंगे उसको आप माफ करेंगे। वो दूध लेके जाता था शहरों में, और शहरों में दूध वो बेचते थे, औना पौना रेट पे दूध बिकता था। और वही बताते थे भैया लोग कि जब उससे पैसे मांगो हलवाई से चाहे दुकानदार से, तो कहता था कि ठीक है मेरा 100 kg बूंदी पड़ा, जरा लड्डू बना दो, दे देंगे पैसे। उनसे मजदूरी फ्री का करवाता था। उसके बाद वो जब वापस आता 400 रुपये लेके, तो थोड़ा सा कुछ अपने साथियों के साथ लगाता था, और बचा पूछा पैसा 50 से 60 रुपया घरों में जाता था। पूरे गांव की स्थिति थी ये। आज के डेट में चूंकि उनका पैसा सीधे दीदियों के खातों में जाता है, तो दीदियों के खातों में जाता है, तो सबसे पहला जो हुआ कि बचत हुआ। और उस पूरे इलाके में करीब 372 ऐसे प्राइवेट स्कूल खुले जिसमें उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं। शिक्षा का स्तर सुधरा, मेडिकल का स्तर सुधरा। जो बुजुर्ग थे हमारे, खास करके बुजुर्ग कहते हैं कि अब हमारी भी मानदान बढ़ गई है, क्योंकि अच्छा बहू हमको खाना देती है, अच्छा हमको पीना देती है, अच्छा हमको कपड़ा देती है, कपड़े बदल गए। और दूसरी और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पशुओं का जो नस्ल है वहाँ, मैं जो देखा था कि वैसे छोटे छोटे बकरी जैसे जो जानवर दिखते थे, आज हरियाणा पंजाब के सारे मुर्रा नस्ल आप देखेंगे तो छोटा हरियाणा हमारा
बुंदेलखंड बना हुआ है साहब, ये है पहचान। जी, तो अगला पड़ाव दुष्यंत भाटी जी की तरफ। दुष्यंत जी, युवाओं की क्या भूमिका अब आप डेयरी सेक्टर में देख रहे हैं? आप जो अपना लंबे समय से इस दिशा में आपने एक चैलेंज लिया, एक तरह से चैलेंज को स्वीकार करना है। यूथ कैसे डेयरी सेक्टर की तरफ आए और क्या क्या चुनौतियां इस दिशा में आपको लगता है कि आने वाले समय में हो सकती हैं? जी नमस्कार, मैं यंग भी हूँ और इस डेयरी बिजनेस में लास्ट 2016 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ये, और मेरी एजुकेशन MBA लंदन से है, जो कि इस फील्ड से बिल्कुल अलग है। बट लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ, गुर्जर समाज से, वहाँ पे ये प्रेम से साथ काम किया जाता है, पशुपालन। तो उसमें जब मेरे को ऑप्शन दिया गया कि भाई आप वहाँ रहना चाहते हो या भारत में आके कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो मैंने फिर उसमें सोचा कि भाई कुछ अपने देश में चल के ही किया जाए। तो मेरे को वहाँ 2 करोड़ का पैकेज मिला था, उसको छोड़ करके मैं यहाँ आया, क्योंकि मेरी जड़ें, रूट्स सब यहीं की हैं। उसमें 6 गाय से मैंने शुरुआत करी थी 2018 में, बट मैंने उसमें चयन नहीं किया था कौन सी ब्रीड होगी, क्या होगा, किस तरीके की कहानी होगी। बट मैंने कहा कि गाय से शुरुआत करते हैं, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड में जो सर ने बात शुरू करी थी कि कहाँ कहाँ कितना लैक्टेशन है, कितनी गाय दूध प्रोड्यूस कर रही है, उसके साथ किसान के साथ जो बच्चे हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, आज की डेट में कोई नहीं कर रहा है भाई। इसीलिए उसमें समस्या खड़ी हुई है कि दूध पैदा करें तो लेके कहाँ जाएं, जो कंपनियां खरीदती हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं। जैसे सर ने अभी क्वेश्चन किया सर से कि जो पालन कर रहा है उसकी जीवन में क्या बदलाव आया, उसके बदलाव में हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ब्रीड पे काम कर रहे हैं पशु की, तो आप अपने आप उस चीज में डेवलप कर सकते हैं, ब्रीड को भी और मिल्क प्रोडक्शन को भी। उससे जितने भी पदार्थ हैं वो आप बना सकते हैं अलग अलग। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग साथ में साथ चलेगी, तब जाकर के किसान का भला हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए कि अगर दूध प्रोड्यूस हो भी जाता है, उसके बाद उसको मिलता कितने रुपए हैं? वो तो मिलते नहीं जितने चाहिए, जिस हिसाब से सुधार आना चाहिए समाज में। तो उसमें मैंने वो कोशिश करी कि 6 गाय से आज मेरे पास 200 गाय हैं, 14 एकड़ की फार्मिंग है। उसके अंदर हम लोगों ने स्वीट्स, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन मार्केटिंग, अपनी मोबाइल ऐप बना करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आज हम 2000 कस्टमर्स को डायरेक्ट होम डिलीवरीज कर रहे हैं। तो ये लास्ट 7 साल में मैंने इतना काम किया। और एक्सपोर्ट्स में बाय नेक्स्ट ईयर हम लोग जितने भी पदार्थ हैं अपने, वो हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में, US में, UK में सब जगह डिमांड है। बट डेयरी का थोड़ा सा वहाँ पे प्रश्न चिन्ह ज्यादा है, क्योंकि आपके पास मिलावट कितनी है, डेयरी कहीं पास नहीं, सर जानते होंगे। बिल्कुल, आप दूसरे पदार्थ बेच सकते हैं, पर लेकिन आप लोग जब तक क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे, और क्वालिटी कहां से बनेगी? गाय के खाने से। ब्रीड कुछ भी हो, सिर्फ जो खाना है गाय का, अगर वो सही है, और ये एक साइंस है, तो उस साइंस के तहत जितना भी आप चारा डाल रहे हैं उस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमारे किसान उसको जोड़ते ही नहीं है। जहां जहां मैं काम कर रहा हूं या जो मैं पशु पाल रहा हूं, उस पर मेरे पास डाटा आपको पिछले 7 साल का कभी भी मिल जाएगा। किस गाय ने कितना खाया, कब कितना लिया, कितना दिया, तो मेरे पास हर चीज शीट पे है। तो जब तक वो कार्य नहीं होगा, ये बदलाव नहीं आएगा। जी, इतना मैं कहना चाहता बिल्कुल, बहुत बढ़िया। करिए। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, सबने तालियां भी बजा दी। मुझे एक चीज बता दें, केवल गौ माता के ऊपर आप लोग पैसा बना रहे हैं, स्पॉन्सर भी हमें कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। छुट्टा जानवर जो आज घूम रहा है, उसके लिए आपके पास कोई सुझाव है कि आप लोग जैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो हैं, कहीं उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दें कि छुट्टा जानवर प्रदेश नहीं देश से पूरा का पूरा खत्म हो जाए? इसके बारे में बताएं। ओके, देखिए सर, ये जो भी पीछे से होके चला आ रहा है, अगर हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो वो नहीं सुधरेगा। हमने सोचा है, जो अभियान आपको बताया, कि आज और अभी से एक जेनेटिक पे इम्प्रूवमेंट करें, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी पे जाएं, जिस पर हमने शुरुआत कर दी है, आप लोगों को पूरा बताया। वहाँ से आगे का प्रोडक्शन मेल काफ का बंद हो जाएगा, तो वो एक अपने आप में समाधान मिलता है। आप बोलते हैं जो छुट्टा घूम रहे हैं उनका क्या कर सकते हैं, तो वो किसान की समस्या है। उस किसान की समस्या को सरकार ने
गांव-गांव के बीच में ब्लॉक में जो गौशाला बनाई है, सर सुनो, अगर आप किसी कंपनी को अनावश्यक कोई भी चीज थोपेंगे, मैं आपको समझा दूं, आज की डेट में अगर आप मेरी चेयर पे आकर के बैठ के देखोगे, हम भारत सरकार को जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के 100 करोड़ साल का देते हैं, ठीक है। सरकार से लेते कम है, देते ज्यादा हैं। तो आप इतना बात समझें, मैं भी नौकरी की लाइन में लग सकता हूं, मैं भी झंडा उठा के लग सकता हूं। तो हम क्रिएटिव लोग हैं, हम अपनी पूरी क्रिएटिविटी किसान से लेके कंज्यूमर तक और सरकार तक पूरा बेस्ट कर रहे हैं, और इसमें हमारा संकल्प है कि हम आगे के काम को सुधारें। पीछे के काम को जो गलत हुआ है उस पर अगर हमको बोलेंगे कि हमें जिम्मेदारी लेनी है, वो मुश्किल हो जाएगा। सर, मैं जवाब देता आपका हूं। सवाल बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे आपने न्यूज में भी देखा, हम लोगों ने भी बचपन से पढ़ा कि बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा, तो ये कई बार असेंबली में भी सवाल उठे, कई जगह उठे, तो नेचुरली वो सवाल हम लोग के कानों तक भी आया और हमारी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो वहाँ पे बेसिकली पहले देखे कि जैसे 10 जानवर बैठा है, तो इसमें मेल कितने हैं। पहले क्या था कि सारे जानवरों को उठा के गौशालाओं में ले जाने का प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने जो भी लोकल बॉडी थी गवर्नमेंट की, उनसे कहा कि आप फीमेल को छोड़ दो, मेल को ले जाओ, क्योंकि मेल को तो हम ला के किसी को दे भी नहीं सकते, उसका कोई उपयोग हमारे यहाँ नहीं है। तो फीमेल को ऐसे जो बहुत ही मिट्टी काटने वाली प्रजातियां हैं, चाहे बेचारे इधर उधर फिरते रहती हैं, उनको हमने कहा कि आपको टेम्पररी में मेंबर कोड दे दूंगा, जिस जगह आप रुकोगे आपको आइडेंटिफाई करके आप इस गाय को रखो। अब रही बात कि बोले जी ये तो 2 लीटर दूध देती है, इसीलिए तो इसको किसान ने छोड़ा है, कौन खिलाएगा। तो हम लोगों ने एक हरियाई एग्री प्रोड्यूसर्स कंपनी फिर से हम लोगों ने डेवलप की, जिसमें कई किसान थे जिनके पास की ज़्यादा चारा होता था, तो बोले जी मैं बेचूँ कहाँ, और जिनके पास खेती नहीं था तो उनके पास जानवर पालने के लिए चारा नहीं होता था, तो मैं उनसे चारा खरीद के इनको दिलवाना और इनका उनको बेचवाना, मतलब आपस में ही कम्युनिटी में ही करवाना शुरू किया। ये जस्ट 3 साल पहले किया। तो हम लोगों ने किया कि हम लोग इसको 2-2.5 रुपये जो बाहर बेच रहे हैं किसी को, तो ये जो छोटे छोटे लोगों को जो गाय दे रखा है, इसको हम लोगों ने उनको देना शुरू किया। उसका 60 से 70 हज़ार कंपनी के पैसे से मुश्किल से जाता है लोगों का, किसी को 50 केजी दिलवा दिया, किसी को 150 किलो दिलवा दिया, चारा वहां दिलवाना शुरू किया। अब वो गाय 2 लीटर 2.5 लीटर दूध देती है। नॉर्मल में 45 रुपए का भी अगर गाय का रेट है तो उसको 125-150 रुपए और भी आ जाता है। और जो मेल थे, मेल को बाड़े में कहीं ना कहीं जो जैसा ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम थी उसमें करवाया गया। तीसरी बात, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म में भी काम हमने शुरू किया है कि आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो पशु हैं और जो आपके कहीं ना कहीं रोड पे दिखते हैं मेल होते हैं, फीमेल को आज भी दूध की वजह से बांध के रखा जाता है, तो उनकी संख्या कम हो, इसके लिए हमने वहां पे सेक्स सॉर्टेड सीमेन को वहां पे करना शुरू किया सब्सिडाइज रेट पे, कि 70-80 रुपए किसान से लेके और सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उनको देना शुरू किया। तो 99% करीब करीब बछिया पैदा होगी, तो आने वाले 2-4-5 वर्षों में उनके नंबर धीरे धीरे कम होंगे। तो उस पर काम कर रहे हैं और हमारी जिम्मेवारी उस पर है। प्लीज जी, मैं क्वेश्चन कहीं हो गए, समय का अभाव है, लेकिन सेशन अच्छा है। तो मेरा सवाल है आपसे, सवाल क्या, एक निवेदन है, आप डेयरी सेक्टर के लोग हैं। दरअसल समस्या क्या है कि अभी हमारी बात जो चल रही थी, हाँ गाय भैंस की, अरे रुक जाओ, चलो जो भी है, सबसे बड़ी समस्या एक है कि जब हम गाय और भैंस की कल्पना करते हैं, डेयरी आज भी जो दूध लेती है वो डेयरी दूध लेती है फैट के आधार पे, यानी कि आपकी गुणवत्ता का मतलब है फैट, और दूध उपयुक्त बताया जाता है गाय का, तो फैट गाय का कम है, भैंस का ज्यादा है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक गुणवत्ता के आधार पे ये चीजें, इसमें कुछ बदलाव नहीं होंगे, फैट के आधार पे ही अगर आप दूध लेते रहोगे तो फिर तो भैंस के दूध से थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा, गाय दूसरा विषय। आजकल इतनी डेयरी हैं, छोटी छोटी डेयरियों की बाढ़ आ गई गाँव में। अभी आप बात कर रहे बहुत लास्ट वाली टेक्नोलॉजी की, अभी तो जो हमारी एआई की टेक्नोलॉजी है, आज किसान का जैसे दूध जाता है डेयरी से, तो डेयरियों में दिक्कत क्या आ गई कि पशु आहार भी वहीं बेचने लगे, उसकी क्वालिटी क्या है। एक तो क्वालिटी स्टैंडर्ड के कारण हमारे यहाँ बांझपन की जो समस्या है, डेयरी को अगर सेक्टर को ठीक करना है, योगदान सरकार का भी होता है, योगदान इंडस्ट्री का भी होता है। सीएसआर का काम है इंडस्ट्री
का कोई अपने उसको अनुकूल शुगर मिले हैं, अपने अनुकूल वैरायटी डेवलप करती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि एक तो जो आज पशुओं में हमारे यहाँ एआई के कारण, आपका नहीं कह रहा मैं, जो बहुत सारी डेयरी हैं, कोई किसान गया सीमेंट लगवाना 10 रुपए का, इतनी घटिया क्वालिटी का सीड डेयरी पे उपलब्ध है, सिलेंडर में नहीं है, थर्मस में रखा, उसको उठा के दे देते हैं। एक तो नस्ल बिगड़ती है और दूसरा बांझपन की समस्या बढ़ती है। दूसरा, अभी भी एनिमल हस्बेंड्री में उत्तर प्रदेश में कितना काम है आपको भी पता है। ऐसे कुछ क्लिनिक डेवलप हों जहाँ पे, जो आपने कहा ईटी और एआई की बात कही, जो नॉर्म्स हैं उसके कारण भी बड़ी समस्या है। आज प्राइवेट जो सीमन बेचने वाले हैं, एक पौध से जो 65-62 सीमन बनते हैं उनमें से 35 बेच सकते हैं, लेकिन 60 के 60 बिकते हैं। तो बात यह है कि हमने अगर जेनेटिक पे काम भी किया तो हम हरियाणा से 1 लाख की गाय लेकर आते हैं और सीमन फिर उसको 20 रुपए वाला लगवा देते हैं। असली समस्या ये है, इसके कारण भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो 2 सवाल ये सवाल थे। तीसरा था मेरा आहार का। आज जो है डिस्टरली का जो भूसा है, बचा हुआ चीज है, वो जो गुणवत्ता वाली बात आई, अगर सरकार इस तरह की चीजों को पशु आहार में प्रमोट कर देगी तो साइंटिफिक रीजन के लिए डेयरी सेक्टर को एक प्रेजेंटेशन देना चाहिए। किसान कहाँ से इतना डाटा कलेक्ट करेगा? उस तरह का चारा अगर हम दे रहे अपने पशुओं को, गाय को, तो फिर क्या गुणवत्ता आएगी? हाँ, ये 3 सवाल मेरे हैं। धन्यवाद। देखिए, इसमें जो आपने बात कही, इसमें सामूहिक काम जब तक नहीं होगा किसान की तरफ से, जैसे मैं गाय पाल रहा हूँ 200, अब हम जो अपने यहाँ साइंटिफिकली चारा डाल रहे हैं, अगर वो मैं किसान को बताता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि तू कहाँ से पढ़ के आया भाई, हमारे तो बाप दादा 20 साल से यही काम कर रहे हैं, तू कहाँ से पढ़ के आया भाई। तो उस विषय में जो चारा है गाय का, जैसे गन्ने का ओखला है, नहीं डालना चाहिए, डालते हैं। बियर का रफेज है, डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो सस्ता मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ इसी चीज के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हमने आज 400 गाय अपनी 2017 से करके रखी हैं। उसमें से एआई का इस्तेमाल भी हमने पूरा किया है। बछड़ों की क्षमता भी घटाई है कि बछड़े ना आए हमारे यहाँ। सारी सेक्स सीमेंट से हमने करी है गाय, और 52 लीटर की गाय मेरे यहाँ आज है, वो चाहे एचएफ हो चाहे जर्सी हो। उसमें हमने जो काम किया है उसके चारे पे भी, उसके मैनेजमेंट पे। अब मिनरल मिक्सचर सभी किसान भाई बैठे हैं, कौन डालता है जी यहाँ? कोई नहीं डालता। खल, चूरी, चोकर और छिलका। तो उनमें नहीं है, अच्छे भी तो आते हैं भाई। मैं डाल रहा हूं, मेरे यहाँ 90 दिन में कोई भी गाय ऊपर क्रॉस नहीं करती है। 90 दिन के अंदर क्रॉस कर जाती है जी। फॉडर को लेकर अव्वलनी भी काम शुरू किया है। मलिक साहब, क्वालिटी की बात आ रही है, पूरी चर्चा में ये बात निकल के आई है कि अगर तो जो जी बिल्कुल, मैं उसी चीज़ को एड्रेस करेंगे। ओपी सिंह जी, ये जो फॉडर को लेकर और क्वालिटी को लेकर आप लोगों ने काम शुरू किया है, समस्या पूरे प्रदेश और देश की है ये। क्या इंडस्ट्री इसमें अपना कोई रोल प्ले कर सकती है आरएनडी के लेवल पर? क्योंकि मुझे एक बात ये लग रही है कि आरएनडी अभी भी हमारे यहाँ इस सेक्टर में कम हो रही है। इस दिशा में क्या कर सकती है इंडस्ट्री? एक्चुअल फिर से बातें वही है कि आप क्या कर रहे हो, एज ए कंपनी क्या कर रही है। तो जैसे बुंदेलखंड में जो बल्ली का मॉडल है, उसमें मैं बताऊं कि पशु आहार भी हम देते हैं। और पशु आहार इसलिए नहीं देते हैं कि एक व्यापार है, पशु आहार इसलिए देते हैं कि पशु बीमार होगा, किसान को प्रॉफिट कम होगा और किसान हमसे हटेंगे। वो पशु आहार जांच होता है, आप जानते हैं कि जहाँ पे गुजरात के अंदर काफ लैब है आनंद में, वो बहुत ही बेहतर लैब है, जहाँ पे आपके शहद भी जांच होती है, उसकी मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, हर एक चीज़ का। तो हम लोग अपना फार्मूला देते हैं, भैंस के लिए अलग, गाय के लिए अलग, गाय जो ज़्यादा दूध दे रही है उसके लिए अलग। उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन है कि नहीं, एंटीबायोटिक है कि नहीं, किस तरह का, वो कैटल फीड हम मंगाते हैं और किसानों से निवेदन करते हैं कि आप इसी कैटल फीड को खिलाइए। उस पर कंपनी का मार्जिन 5 से 10 रुपया होता है, क्योंकि वो व्यापार नहीं है। व्यापार क्या है? दूध है। एक तो वो देते हैं, और जैसे अभी साहब ने कहा कि मिनरल मिक्सचर भी बाजार में कई तरह के उपलब्ध हैं। सही बात है, किसान जाता है बेचारा, जो चमकता होता है, जैसे सोना ब्रांड है कोई कैटल फीड, आदमी जाते ही खरीदता है उसको कि ये सोना होगा, वो सोना नहीं है।
क्योंकि उसके अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो बोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनको अच्छा चीज दें। तो उनको क्षेत्र विशेष मिनरल मिक्सर भी देते हैं। जैसे आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ मिट्टी के अंदर जिन भी तत्वों की कमी है उसी में चारा उगेगा और वही चारा जानवर खाएंगे और उनमें वही कमी होगा या तो वृद्धि होगा। तो हम लोगों ने मिट्टी को भी टेस्ट कराया वहाँ अलग अलग जनपदों में, और जिन चारों की कमी है, जिंक हो चाहे मैंगनीज हो, उसके हिसाब से हमने क्षेत्र विशेष मिनरल मिक्सर भी बनाए हैं और दीदियों को देते हैं कि आप अपने पशुओं को दे। और उसके साथ साथ करीब 40 वेटनरी की टीम भी लगा रखी है, क्योंकि वही बात है नियत की कि मैं समझता हूं कि ये किसान नहीं है, इन्हीं की कंपनी है। हमारी नौकरी और हमारी उन्नति उसी में है कि ये साथ साथ बढ़ते जाए। बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इनके साथ बढ़ना है। तो इसलिए उनको मिनरल मिक्सर देना, उनको कैटल फीड देना और उनकी गुणवत्ता को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए काफ लैब गुजरात में उसकी जांच करके रिपोर्ट मंगाना, और अगर गलत आता है तो जो कैटल फीड सप्लायर है उसको पेनलाइज करना। ये सब करके हम लोगों ने गुणवत्ता आज तक बरकरार रखी है। आगे देखा जाएगा आगे क्या होगा, बट अभी तक बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, इंडस्ट्री की तरफ से अगर एक इनिशिएटिव लिया गया है तो मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है। डॉक्टर दीक्षित, आप एक बड़े ग्रुप हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। क्या आपकी भविष्य की कार्य योजना है? समय की सीमाएं हैं, हमें इस सेशन को यहीं समाप्त करना होगा। 2 मिनट में आप अगर इस चीज़ पर। देखिए, आज किसान के बिना जितनी इंडस्ट्री चल रही हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो सबको किसान की हर प्रॉब्लम में घुस करके समाधान देना होगा, चाहे वो माने या नहीं माने। जैसे हमने एम्ब्रियो की जिम्मेदारी खुद से ली है और वो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऐसे हम फीड की जिम्मेदारी, ओपी सिंह जी ने जैसे बोला, आनंदा का खुद का कैटल फीड का प्लांट है, यूनिट है, और हम उस फीड की यूनिट में मैं सभी किसान भाइयों को इनवाइट करता हूं। आप गूगल पर डालेंगे, बड़ा सिंपल सा एड्रेस है, आनंदा पशु आहार सियाना में है, और सियाना में एक ही फैक्ट्री है, दूध वाली भी डेयरी फैक्ट्री और कैटल फीड पशु आहार। आप आकर के विजिट करो, आपको लगेगा कि जो इंसान खा सकते हैं वो वाला अनाज डाला जा रहा है, एक एक चीज़ पर काम हो रहा है। और जिन गाँव में जब पशु आहार जाता है तो वहाँ बांझपन घटता है, वहाँ हीट पर आती है, कंसीव होती है, एक एक चीज़ पर काम हो रहा है और क्वालिफाइड लोगों की टीम रखी है। और ये जो एम्ब्रियो वाला काम है वो आनंदा फाउंडेशन में किया गया है। आनंदा फाउंडेशन ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में जो पैसा लग रहा है वो कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ किसान की हितकारी योजनाओं के लिए लगाया जा रहा है। वो इनकम का सोर्स ना आज है ना 100 साल बाद होगा जी। तो हम लोग इंडस्ट्री की तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं कि किसान और सरकार को दोनों को मिला करके भविष्य का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे और अगले सत्र की ओर बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, और शैलेश जी से अनुरोध है कि हमारे मेहमानों को मोमेंट देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया। डेयरी और पशुपालन पर जो भविष्य की चुनौतियों पर बातचीत हुई है, बहुत बहुत आभार उसका। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी वानी जी और निर्मल यादव जी का कि वो हमारे माननीय जितने भी सदस्य हैं उनको सम्मानित करें। तालियों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, आप सभी से बहुत बहुत अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय लेकर आए।